हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया। बेसिक में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म कर ली, ठीक है, टॉप 11 रिएक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाकी ऑर्गेनिक को हम लोग अभी शुरू नहीं करके हम लोग क्या शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले फिजिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर ले, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, ठीक है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रिलेशन एंड इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को और उसके इंटर कन्वर्जन की स्टडी में हेल्प करती है। बात समझ में? केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज। बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, जैसे केमिकल चेंज, ठीक है। आपने ड्राई सेल देखा होगा, ठीक है। आपने जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है वो देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स से किसका फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और हम बात करें कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, केमिकल चेंज होने लगते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके केमिकल चेंज करेगा। बात समझ में है? ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन और इनके रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा? केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज करेगा। क्लियर? तो डेफिनेशन समझ में आई। अब देखो बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, ये जितनी भी डेफिनेशंस है, टॉपिक्स हैं, ये जब जब बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसे आप एज ए नोट्स जो है अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि जब क्लासेस शुरू होंगी आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है, तब हम लोगों को क्या होगा, ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप किसी लेक्चर को सुन रहे हैं तो साथ में लिखे जरूर उसको, ठीक है। तो आपको ये सब नोट्स बनाने हैं साथ में। देखो बच्चों, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम सम कॉमन टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहला टर्म है कंडक्टर। दो सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें अपने में से, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। जो ऐसा नहीं होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। क्लियर है? अब देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूँ, कंडक्टर जो होते हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। आपको इस टाइप से इनके बीच में डिफरेंस लिखना है, क्योंकि कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे अपने में से, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्लियर है? अब देखो, मेटेलिक कंडक्टर जो होता है वो अपनी कंडक्टिविटी मेनली किसकी वजह से शो करता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। बात समझ में, ठीक है। तो ये शो करता है कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से शो करता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से शो करता है। मेटेलिक कंडक्टर आप लोग जानते हो, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से शो करते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से या मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, ये कंडक्टिविटी ड्यू टू आयंस, ठीक है। जैसे NaCl है, NaCl जो होता है वो
Na प्लस और Cl माइनस आयन बनाता है और इन्हीं आयन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सब सॉलिड है और इसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस कंडीशन। ठीक है, मोल्टन और एक्वस कंडीशन में ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, हम बात करें नो ट्रांसफर ऑफ मास। ठीक है, जब मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं तो उसमें मास का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारे घर में जो वायर लगा हुआ है, ठीक है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वायर जो होता है उसमें से मास का ट्रांसफ़र नहीं होता कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो मास जो है वो यहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव आयन जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है, नेगेटिव आयन जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। बात समझ में है? तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मास, इसमें मास का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं वो बहुत हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जितना भी हाई वोल्टेज होता है वो सेल से या बैटरी से नहीं आता है। आपने देखा वो हाई वोल्टेज कैरी करने के लिए मेटल्स चाहिए हमें। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी लो होती है कंपैरेटिवली मेटालिक कंडक्टर से। क्या होती है, लो होती है। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, देखो आपको बता दूं मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो वाइब्रेटिंग कर्नल के ऑब्स्टेकल की वजह से होता है। ठीक है, वाइब्रेटिंग कर्नल के ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि जब आप किसी मेटल को हीट करोगे तो उसके जो एटम्स है उसमें इस टाइप का वाइब्रेशन होता है। बात समझ में? ये जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। बात समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टेंस बढ़ता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस का मूवमेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस का मूवमेंट जो होता है वो फास्ट हो जाता है और जिस सॉल्वेंट में ये हो रहा है, बात समझ में है, तो उस सॉल्वेंट का ऑब्स्टेकल भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है आयंस की, आयन तेजी से मूव करने लगते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है, बात समझ में है? तो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि इनके डिफरेंस लिखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा। उसमें 3 मेटल थे और 1 इलेक्ट्रोलाइट था। बात समझ में है? तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेटालिक कंडक्टर के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल की बात लिखें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, बहुत सारी मेटल हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं NaCl, KCl, MgCl2, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो देखो हम लोगों ने शुरू किया था कंडक्टर से। सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर बच्चों 2 टाइप के थे। पहला था मेटालिक कंडक्टर, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या करता है, ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इसमें आयंस की वजह से होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन और एक्वस कंडीशन में। मोल्टन का मतलब इनको अगर आप मेल्ट कर दोगे तभी आयन फ्री हो पाएंगे, और एक्वस कंडीशन में पानी में घुलने के बाद भी आयन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जब आयन फ्री होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें मास का ट्रांसफर होता है।
ठीक है, इसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होता मेटेलिक कंडक्टर में, इनमें ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, बात समझ में है। इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? तो देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनो। ये जो मेटेलिक कंडक्टर है उसको तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये सब आप पढ़ रहे हो। इस पूरे चैप्टर में हम कंसिडर किसको करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को। बात समझ में है। अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो हमारा दो टाइप का होगा। कौन कौन से दो टाइप, सुन लो ध्यान से। ठीक है, फर्स्ट जो है इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, दोज इलेक्ट्रोलाइट which completely ionized in aqueous medium and forms large amount of ion are called strong electrolyte. For example, NaCl, KCl, ठीक है, सारे सॉल्ट जो होते हैं वो लगभग स्ट्रॉन्ग होते हैं। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोग जानते हो, HCl, H2SO4, HNO3, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सारे स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, और लास्ट होता है BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं एक्वस मीडियम में और लार्ज अमाउंट में आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट विच शो very less amount of ionization in aqueous medium is called weak electrolyte. For example, हम लोग बात करें सारे वीक एसिड कौन से हो जाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड है। सारे वीक बेस जैसे MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, जो लिस्ट में नहीं है वो सब वीक है। MgOH होल ट्वाइस हो गया, AlOH होल थ्राइस हो गया। ठीक है, जितने भी वीक एसिड वीक बेस है वो सब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो याद रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फिर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं और लार्ज अमाउंट में आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो बहुत कम अमाउंट में आयनाइज्ड हो रहे हैं और बहुत कम अमाउंट में आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारे सॉल्ट्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग बेस आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सारे वीक एसिड और वीक बेस आते हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, एक वर्ड होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में आयोनाइज नहीं होते हैं, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। बात समझ में? दो सब्सटेंस विच डज नॉट आयोनाइज इन एक्वस और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल, ईथर, ठीक है, बेंजीन, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। क्लियर है? तो दो सब्सटेंस विच डज नॉट आयोनाइज्ड इन एक्वस और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, ओम्स लॉ क्यों पढ़ा रहे हो? जनरली हम लोगों ने बोला कि जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे कुछ लॉ तो कॉमन है, वो तो सेम चलेंगे, कुछ वर्ड भी कॉमन है, चाहे आप मेटलिक कंडक्टर पढ़ो चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ो। ठीक है, रेजिस्टेंस दोनों में आएगा, कंडक्टेंस दोनों में आएगा, कंडक्टिविटी दोनों में आएगी, बात समझ में, रेजिस्टिविटी दोनों में आएगी। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ आप लोग सब जानते हैं। ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बात समझ में? किसी भी जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर है? तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड R। R यहाँ पे क्या है हमारा रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम बात करें रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ में है? ठीक है, और दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बच्चों दो बातों पर डिपेंड करता है, जितना लंबा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, बात समझ में है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब देखो इसको हम इक्वेशन 1 कह दें, इसको हम इक्वेशन 2 कह दें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। ये जो रो है बच्चों इसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं R की यूनिट तो होती है ओम। ठीक है, अब रो की यूनिट की बात करूं मैं, रेजिस्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो पहले आप लोगों को ये सब नोट कर लेना है, आपको ओम्स लॉ लिखना है, उसके बाद ये लिखोगे आप। ठीक है, आफ्टर दैट आप रेजिस्टेंस लिखोगे। रेजिस्टेंस किस बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद आपको ये लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 2, आफ्टर दैट दिस। तो यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो रो इज इक्वल टू R की यूनिट होती है ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर। आप बोलोगे साहब यहाँ पे आपने मीटर क्यों नहीं लिया? बच्चों हम लोग बात करेंगे सेल की, बात समझ में, और सेल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो मीटर्स में हो, बात समझ में, सेल छोटा होता है। तो जनरली हम इसमें किसी भी बात करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो रो की यूनिट हो जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रो। क्लियर है? जब भी न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल आते हैं तो उस केस में कभी कभार क्या होता है, आपसे लिख दिया रेजिस्टेंस और पीछे यूनिट लिखी है रेजिस्टेंस की, ओम नहीं लिखा, ओम इंटू सेंटीमीटर लिखा है, तो इस यूनिट को देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिविटी है। समझ में? ठीक है, तो ये यूनिट हो गई इसकी। अब देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, इसी फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बनेगी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। क्लियर है? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, R के। बात समझ में? ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो कुल मिलाकर के हम ये बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को एक और अच्छे से लिखना चाहूँ, अगर एरिया इंटू हाइट जो है या लेंथ जो है उसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, रेजिस्टिविटी क्या है,
अगर दो इलेक्ट्रोड जो हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, बात समझ में है, तो उसमें भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। या सिंपल सी बात कहें, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, बात समझ में है। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोलाइट आएगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टिविटी के, बात समझ में है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर है, तो आपको दोनों ही डेफिनेशन लिखनी है, समझ में आ गई। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, हो सकता है आपकी फिजिक्स की बुक में कंडक्टेंस को किस फॉर्म में लिखा है, हमारी मैक्सिमम बुक्स आप देखो केमिस्ट्री में कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, यूनिट की बात करें तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, दिस इज ओम इनवर्स, या इसको महो भी बोल सकते हैं या इसको साइमन भी बोल सकते हैं। तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, G इज इक्वल टू 1/R, यूनिट ओम इनवर्स, महो या साइमन। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं कप्पा से, इसको हम कप्पा बोलते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन लिखें तो कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, भाषण में। इसकी यूनिट होती है ओम इंटू सेंटीमीटर, तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, तो कप्पा की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। इसके देखो अलग अलग फॉर्म लिखते हैं हम लोग इस फॉर्मूले के। देखो रो को हम लिख सकते हैं RA/L, इसको इसमें पुट करें तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। भाषण में एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया 1/R इंटू L/A। 1/R को अभी हमने लिखा कंडक्टेंस, L/A को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, वेयर x जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन देखिए भाषण में। ठीक है, अब देखो कप्पा की एक डेफिनेशन दी हो गई, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक डेफिनेशन और हो सकती है, देखो इधर अगर L जो है वो 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, L हमारा 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा L 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। बात समझ में है। ठीक है, द
कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, एक तो आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दूसरा क्या लिख सकते हो? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में है? तो ये हमारा ये टॉपिक भी खत्म। यूनिट्स याद रखना है आपको।